हेलो एवरीबॉडी। तो इससे पहले वाली क्लास में हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कर चुके थे। क्वांटम मैकेनिक्स में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था। उसका हमने क्लासिकल थ्योरी भी देखा था और क्वांटम थ्योरी भी, उसकी हमने मैक्सवेल प्लांक रेडिएशन थ्योरी भी उसमें देखी थी। क्वांटम मैकेनिक्स का जो डिफरेंस है क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ, वो भी हमने स्टडी कर लिया था। अब आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कुछ क्वांटम थ्योरीज, क्वांटम मैकेनिकल बेस्ड थ्योरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें आज जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे फोटो वर्ड आया है, मतलब लाइट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक से यहाँ पे आप मतलब लोगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका कुछ रिलेशन है यहाँ पे जो कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं। देखो, एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। इन्होंने अपने बहुत सारे लाइट के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इन्होंने लाइट की रेडिएशंस की बहुत सारी थ्योरीज को स्टडी किया, उसमें हो रहे एक्सपेरिमेंट्स को देखा। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जब भी कोई लाइट रेडिएशन किसी भी मेटल की सरफेस पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, वहाँ पे उस मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। देखो, ये कोई मेटल है, ये हमने कोई भी मेटल ली है, ठीक है। यहाँ पे जब हम लाइट रेडिएशन जब मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होने लगता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये जो लाइट है ये एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट है जिसमें इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये वाला प्रोसेस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की और फिर इसी को उन्होंने क्या बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो लाइट और इलेक्ट्रॉन्स, लाइट रेडिएशंस हम यहाँ से पास करा रहे हैं और हमें क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इसलिए इस इफेक्ट को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, क्या हो जाएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन। When the light radiation of certain frequency, when the light radiations of certain frequency are allowed to pass through the surface of metal, then emission of इलेक्ट्रॉन्स बिगिंस। जब हम लाइट रेडिएशन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की एक मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक कराते हैं या फिर पास कराते हैं, तो वहाँ से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको मैंने PEE लिखा है। क्लियर। अब देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे
कौन सी मेटल्स ऐसी हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती हैं, ये वाली चीज़ निकल कर आती है कि हर मेटल क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी या फिर कुछ पर्टिकुलर मेटल्स ही शो करती है। तो देखो उसका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम मेटल्स की बात करें उससे पहले हम रेडिएशन की बात करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि कुछ पर्टिकुलर मेटल ही क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगी, इसी तरह से क्या हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन या फिर हर टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी भी मेटल, देखो इस चीज़ को समझो कि मैं ये बोल रही हूँ कि कोई भी रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के टाइप्स हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी देखे थे। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्या हर टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो सकता है या फिर कुछ पर्टिकुलर ही रेडिएशंस है जिनसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। तो यहाँ पे देखो कुछ ही मेटल्स ऐसी थी जो विजिबल लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप है विजिबल लाइट, जो कि विजिबल लाइट के स्ट्राइक होने से मेटल की सरफेस पे PEE शो कर रही थी। फ्यू मेटल्स शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन exposure to visible light, ठीक है। विजिबल लाइट से बहुत ही कम मेटल्स ऐसी थी जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रही थी। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि जो हम इंसिडेंट करा रहे हैं ना रेडिएशन, वो अगर हम विजिबल लाइट कराएंगे, मतलब हमने विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेज हमने अगर ले ली, तो वहाँ पे जो PE शो करने की टेंडेंसी है वो बहुत ही कम मेटल्स की होती है, ठीक है। और अगर हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस वहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे मेटल की सरफेस पे, तो बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट मैनी मोर मेटल्स शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप साथ के साथ नोट करते चलें। जब भी आपको शॉर्ट नोट लिखने को आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो आप इन सारे पॉइंट से ही स्टार्ट करें, ठीक है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे रेडिएशन की बात कर ली, अब हम किसकी बात करेंगे, मेटल की। तो देखो ऐसी कौन सी मेटल है जो कि मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छा वो शो कर सकती है। बहुत सारी मेटल्स हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जो सबसे ज़्यादा अच्छे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देती है। तो देखो सीजियम मेटल, जो कि एक एल्कली मेटल होती है, ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे कि एल्कली मेटल है ये। तो सीजियम मेटल क्या करती है, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। लो आयनाइजेशन एनर्जी से क्या मतलब होता है कि इसके आयनाइज, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, आयनाइज होने के लिए यहाँ पे एनर्जी बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। मतलब बहुत ही थोड़ी सी हम अगर एनर्जी दे दें तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने इजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है, इसलिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इजीली शो कर देता है, ठीक है। रीजन समझ आ गया क्यों कर रहा है।
इसके बाद देखो इसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है तो ये इजीली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं जिनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना यूज होती है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, उसमें सीजियम मेटल यूज किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होता है ना, इनमें क्या यूज किया जाता है, सीजियम मेटल को यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छे से शो कर सकता है, इसलिए ये यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे हमने अभी तक क्या क्या पॉइंट समझ लिए कि किस टाइप की रेडिएशन और किस टाइप की मेटल्स ऐसी हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगी, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मतलब फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना होता क्या है वो हमने समझ लिया। अब इसमें आगे देखो, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्होंने देख लिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है। अब फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना जब यहाँ पे हो रहा था तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आ रही थी, तो उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स जो कि जे थॉमसन ने यहाँ पे हमें बताए, तो इसकी ऑब्जर्वेशंस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे अब। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब हम मेटल पे इंसिडेंट रेज, वहाँ पे हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैं यहाँ पे यूवी रेस की बात कर लेती हूँ क्योंकि यूवी रेस में बहुत सारी मेटल्स ऐसी हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रही है। तो यूवी रेस जब हम वहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं, किसी भी मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करा रहे हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है, और मैंने वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था सर्टेन फ्रिक्वेंसी। तो वहाँ पे हर एक मेटल की, हर एक इंसिडेंट रेज की कुछ एक ऐसी फ्रिक्वेंसी होगी जिस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी या फिर कम फ्रिक्वेंसी हमने दी, ठीक है, अगर हमने उससे कम फ्रिक्वेंसी दे दी तो वहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगा। देखो इस चीज़ को समझो, फॉर ईच मेटल देयर इज अ minimum frequency needed for the ejection of electron. This minimum frequency is known as threshold frequency. देखो यहाँ पे किसी हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी नीडेड होती है जिससे कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से हो सकता है, मतलब उससे कम अगर हमने फ्रीक्वेंसी दी तो वहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगा। और दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इस फ्रीक्वेंसी को? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, और इसे डिनोट किया जाता है न्यू नॉट से। ठीक है, नॉर्मल जो जनरल फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम न्यू से डिनोट करते हैं, बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यहाँ पे अगर हर मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इससे एक चीज़ समझो कि अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी हमने उस रेडिएशन की ली तो वहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगा, नो मैटर हाउ लॉन्ग वी गिविंग द रेडिएशंस। ठीक है, हम कितने लंबे टाइम के लिए रेडिएशन को दे रहे हैं और कितनी ज़्यादा भी हम इंटेंस ले लें, उससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर हमने फ्रीक्वेंसी उससे कम ले ली जितनी रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे, इसे भी आप नोट करें। द फ्रीक्वेंसी बिलो, मैं न्यू नॉट लिख रही हूँ,
उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखोगे। द फ्रीक्वेंसी बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is not sufficient for the ejection of electron। और जब ejection of electron नहीं होगा तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो वो मेटल नहीं कर पाएगी इससे कम फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, नो मैटर how intense the radiation is and how longer we incident it। देखो इस चीज का मतलब समझो कि फ्रीक्वेंसी अगर हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी दी तो वहां पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब वो मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। नो मैटर हाउ इंटेंस द रेडिएशन इज, इससे कोई मतलब नहीं कि हम उस रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दें। ऐसा नहीं होगा कि इंटेंसिटी हम बढ़ा देंगे तो वहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगेगा, नहीं। जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो हम चाहे कितनी भी टाइम बढ़ा दें, कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दें, वहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब हम देखते हैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन। देखो जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, ठीक है, तो उनमें क्या आती है, उनके जब वो ट्रैवल करने लगते हैं, इजेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, यहाँ से हाँ ट्रैवल ही कर रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी जो आती है, काइनेटिक एनर्जी इज independent to the intensity of radiation। जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से अफेक्ट नहीं होगी। वही सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हम कितनी भी ले लें, अगर हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम आएगी तो वहाँ पे इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। रेडिएशन कितनी ही इंटेंस हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कभी भी नहीं आता है। काइनेटिक एनर्जी किसकी है यहाँ पे, ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप इसको स्पेसिफाई कर लो कि काइनेटिक एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करती है। अब नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि जो नंबर है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का वो इंक्रीज हो जाता है इंटेंसिटी इंक्रीज करने से। तो नंबर तो डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करती है, और जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इजेक्ट हो रहे हैं ड्यूरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो डिपेंड होते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे रेडिएशन की तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी नंबर भी बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक?
अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो कि यहाँ पे हमने दो सिचुएशन बताई हैं कि एक तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। तो इससे एक चीज़ हमें क्या पता चलती है कि जब हम मेटल ले रहे हैं और यहाँ पे हम इंसिडेंट रेज जब डाल रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या फिर उससे ज़्यादा भी पॉसिबल है। न्यू नॉट जो है या क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो या तो इसके इक्वल हो या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब इससे ज़्यादा जब होती है तो उस केस में क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लासिकल थ्योरी से भी समझाया गया। क्लासिकल थ्योरी से जब इसे समझाया गया, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी में ये माना गया कि जो एनर्जी है रेडिएशन की वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। इसका मतलब समझो, क्लासिकल थ्योरी ने ये माना कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन डिपेंड करेगी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे, जो कि हमने अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में साफ साफ पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट होती है। तो क्लासिकल थ्योरी ने डिपेंडेंट माना। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि जितनी भी हम कोई भी रेडिएशन ले लें, ठीक है, कैसी भी फ्रीक्वेंसी की हम रेडिएशन ले लें और वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी सिर्फ हम बढ़ा दें, तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमेशा ही पॉसिबल होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये देखा गया कि हर मेटल्स के साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तभी तो ये निकल कर आया था कि कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर ही होती है जिसको हम उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे होती है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वो रिक्वायर्ड है। और क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रही थी। तो क्लासिकल थ्योरी को हटाकर इसलिए फिर क्वांटम थ्योरी से इसका एक्सप्लेनेशन देखा गया। समझ आ गया क्लासिकल थ्योरी ने क्या बताया था और वो किस तरह से वायलेट कर रहा था हमारे इफेक्ट को और लॉ को, जो भी हमने अभी पढ़ा है। तो अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि यहाँ पे हमने E = h पढ़ रखा है। ये हमने सिंपली किसी भी, ये एनर्जी का सिंपली फॉर्मूला है जो हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से पढ़ा था। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ले रही हूँ h0, मतलब अब मैंने यहाँ पे इसको लिया है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसकी बात करनी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो अब इस E को मैं फाई बोल देती हूँ, ठीक है। अब इस एनर्जी को मैंने क्या बोल दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यूज की है तो एनर्जी को मैंने फाई से डिनोट कर दिया, क्योंकि डिफरेंस तो होना चाहिए दोनों में। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रही हूँ और इसको मैं इक्वेशन 2। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv², where m is the mass of electron and v is the velocity of electrons। क्योंकि यहाँ पे हम जो काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप समझो, मैंने अभी तक आपको ये बता दिया कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फ्रीक्वेंसी जो है हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या ले ली, कम ली है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम ली है। तो इस केस में क्या होता है, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले रही हूँ इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन देयर इज
इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे अब अगर मैं इसे लिखूंगी तो मैं एनर्जी को ही h न्यू नॉट के इक्वल लिख सकती हूँ, ठीक है। ये एनर्जीज मैंने न्यू और न्यू नॉट को इक्वल लिया है, तो मैं यहाँ पे न्यू की जगह न्यू नॉट पुट कर सकती हूँ, इसकी एनर्जी इसी से शो करूंगी मैं। लेकिन अब मैं ये केस ले रही हूँ कि जब यहाँ पे एनर्जी, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, अब मैं यहाँ पे थर्ड केस ले रही हूँ जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। अब जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तब क्या होगा, है ना। तो देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब हम ज़्यादा लेंगे तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी इसके मतलब इजेक्शन के लिए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतनी यूज़ हो गई, लेकिन अभी भी एनर्जी बच गई क्योंकि हमने तो ज़्यादा ली है उससे। तो जो वो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो कहाँ जाके ऐड हो जाती है, टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे जाके ऐड होती है, यहाँ पे लिख रही हूँ, रिमेनिंग एनर्जी adds up to the kinetic energy of electrons। तो देखो यहाँ पे ये रिएक्शन, सॉरी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू, अब इस एनर्जी में ये एनर्जी जो है दो एनर्जीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी आएगी, इस E को मैं h न्यू लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, h न्यू नॉट, जो कि थ्रेशोल्ड वाली हो गई, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv²। जो रिमेनिंग एनर्जी है वो कहाँ जाके ऐड हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्लासिकल थ्योरी, इसमें भी क्लासिकल थ्योरी की हमने बात की और उसकी लिमिटेशंस को हमने डिस्कस किया है। हर थ्योरी में हम क्लासिकल की जो ड्रॉबैक्स हैं उसे भी साथ के साथ डिस्कस कर रहे हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कोई नई थ्योरी आई थी तो पिछली वाले में क्या ड्रॉबैक रही थी कि नई वाली थ्योरी को मॉडिफिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने इसके ऑब्जर्वेशंस भी डिस्कस कर लिए हैं और ये होता क्या है ये भी हमने अच्छे से देख लिया है। नाउ द सेकेंड इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम दूसरा इफेक्ट देखते हैं। अब दूसरा इफेक्ट हम इसमें स्टडी करेंगे आज, द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। देखो बोर्स मॉडल जब आया उससे पहले काफ़ी मॉडल्स आ चुके थे एटम्स के लिए, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे अच्छे से। तो देखो बोर ने जब अपना मॉडल दिया तो अब हम प्रीवियस सारे मॉडल्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बोर मॉडल जब आया तो इसने रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, स्मॉल साइज का होता है और सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिवॉल्व होता है, जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व होते हैं सेम वैसे जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन करते हैं, ये रदरफोर्ड ने माना था।
तो बोर ने क्या किया, बोर ने इस चीज़ से एग्री किया, जो भी रदरफोर्ड ने यहाँ पे अपनी थ्योरी दी थी उससे बोर ने एग्री किया कि ठीक है ये सारी चीज़ें उसने भी मानी कि ठीक है एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ ये सारी चीज़ें जब आई थी तब तक क्वांटम थ्योरी का डिस्कशन कुछ भी नहीं था। लेकिन बोर ने क्या किया, इसमें क्वांटम थ्योरी अप्लाई की। ऑन अप्लाइंग क्वांटम थ्योरी, उसने क्या किया, यहाँ पे क्वांटम थ्योरी अप्लाई की। जब यहाँ पे उसने क्वांटम थ्योरी अप्लाई की तो उसने बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किए। बहुत सारे चेंजेस मतलब बहुत ऐसे चेंजेस नहीं थे कि इसको उसने चेंज कर दिया। उसने रदरफोर्ड के मॉडल में कोई भी चेंज नहीं किया था, सिर्फ उसको मॉडिफाई किया था। तो देखो इसके अकॉर्डिंग इसने पहली चीज़ ये बोली कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ठीक है, उसने एग्री किया। रदरफोर्ड ने ये बताया था, उसने भी एग्री किया। लेकिन यहाँ पे जब ये रिवॉल्व हो रहे हैं तो कुछ सर्टेन जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, ये नहीं। अब देखो यहाँ पे जब रदरफोर्ड ने बताया तो उसने ये नहीं बताया कि ये कहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस बारे में उसने कोई भी बात नहीं की। तो बोर ने क्या कहा कि ये कुछ सर्टेन मतलब कुछ सेलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे, उसी में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जब वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है, देखो जो मैं बोल रही हूँ आप साथ के साथ उसे अपनी लैंग्वेज में साथ के साथ नोट करते चले, जितना होगा मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, कहाँ थे हम, तो इलेक्ट्रॉन्स को सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे electrons revolve around the nucleus in certain fixed circular orbits, ठीक है, ये बताया मैंने अभी तक। और जब इलेक्ट्रॉन इस सर्टेन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है तो ना तो वो एनर्जी का एमिशन करता है ना ही एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, व्हेन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट then it do not emit or absorb एनर्जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो ना तो वो एनर्जी का एमिशन करता है ना ही एब्जॉर्प्शन करता है, जब तक हम खुद से उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड ना करें या फिर हम कुछ मतलब वो खुद से ऐसा कुछ नहीं करेगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगे या एमिट करने लगे। क्लियर हुआ? तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। The energy of electron present in an orbit is constant बोल सकते हैं हम, क्योंकि जब ना एनर्जी एमिट हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है तो एनर्जी एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब जब कांस्टेंट है तो उस एनर्जी की कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू हो गई, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं तो उनकी अलग अलग एनर्जी होती है जो कि डिपेंड करती है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला था, एनर्जी जो है फोटॉन्स में आ रही है। क्वांटम थ्योरी में हम यही तो पढ़ते हैं। तो जब वो एक फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, दो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका ऑर्बिट भी चेंज होगा और उसकी में ऑर्बिट की एनर्जी भी क्या होती है? चेंज हो जाती है।
लेकिन अगर हम एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन उसकी पोजीशन की बात करें, उस टाइम उस एनर्जी की बात करें, तो वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब वो चेंज कब होती है उस पर भी हम आएंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि वो कहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, इतना समझ आया कि एनर्जी जब एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहां पे एनर्जी क्या हो रहेगी, उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो बोर ने इन ऑर्बिट्स को, जब यहाँ पे एनर्जी की बात हो गई तो इनको क्या बोल दिया गया, एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स भी इनको बोला जाने लगा, क्योंकि हर एक ऑर्बिट की कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी है, इसलिए इन्हें एनर्जी लेवल्स भी बोला गया। और इन एनर्जी लेवल्स या फिर इन ऑर्बिट्स को बोर ने नंबर दिया इनको नंबर दे दिया ऑर्बिट्स को, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन। और स्टार्ट कहाँ से किया, न्यूक्लियस से। यहाँ से स्टार्ट करके उसने इनको नंबर दे दिया, और इन नंबर्स को अब बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इन्हें बोला जाता है अभी। और इनको शो किया जाता है KLMN डैश। ठीक है, अब इन्हें क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और शो किया जाता है KLMN इनसे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हो गया कि इनका क्या नोमेनक्लेचर है और बोर ने इन्हें क्या नंबर दिया था और अभी हम इन्हें क्या बोलते हैं। तो एक चीज आप यहां से देखो कि यहाँ पे और भी ऑर्बिट्स प्रेजेंट होंगे, ये सारा नोट कर लिया क्योंकि अब मैं इसमें और भी ऑर्बिट्स बनाने वाली हूँ। तो देखो यहाँ पे जब और भी ऑर्बिट्स प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर है। ठीक है, न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी ही उसकी ज़्यादा एनर्जी आती है। क्लियर हुई ये चीज़, जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी आती है ऑर्बिट की या इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये इसकी क्वांटम थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट हमने देखा है। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। देखो सेकंड पॉइंट, मैंने आपको क्या बोला कि एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है जब तक कि उसमें कुछ चेंज ना है। अब वो किस तरह का चेंज है वो मैं आपको बताती हूँ। द एनर्जी डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ये भी बोर ने बताया। इसका मतलब समझो कि कंटिन्यूसली चेंज होने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कोई एनर्जी है, ठीक है, और इसमें इस तरह से चेंज हो रहा है कि कंटिन्यू ये फॉल होती जा रही है। ठीक है, ये कंटिन्यू फॉल हो रही है, और यहाँ पे जो फॉल है वो कंटिन्यू नहीं होता है। यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं, यहाँ पे एनर्जी में चेंज जब आएगा जब वो एक एनर्जी लेवल से, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करेगा, फ्लो नहीं जंप करेगा। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल to
another then its energy changes। ठीक है, जंप करेगा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में तो उसकी एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब तक है तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन उसने जब दूसरी ऑर्बिट में जंप कर दिया तो उसकी एनर्जी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। वो डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, वो डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्बिट से वहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। यहाँ पे कंटिन्यूसली वर्ड मैंने यूज किया है, उसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता, ड्रॉप आता है एक साथ, जंप करता है इलेक्ट्रॉन, फ्लो नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन orbit is quantized। क्वांटाइज्ड का मतलब मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी, यहाँ पे भी मैं रिपीट कर देती हूँ। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी जिसको हम क्वांटाइज्ड बोल रहे हैं, जैसे हम एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पे क्वांटाइज्ड बोल रहे हैं, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि a है, ठीक है, ये इस तरह से प्रेजेंट होगी, मतलब इस कांस्टेंट वैल्यू के मल्टीपल्स में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड बोल देते हैं। तो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पे क्वांटाइज्ड बता रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को मैं यहाँ पे डिनोट कर देती हूँ ओमेगा से। ठीक है, या फिर सिंपली आप एंगुलर मोमेंटम लिख लो, क्योंकि आगे ये सिंबल्स यूज होंगे तो आप कंफ्यूज होगे फिर। एंगुलर मोमेंटम NH/2π। n यहाँ पे वही 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे चेंज होता रहेगा। मैं n की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ। और H/2π क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे इसके मल्टीपल्स में एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में आता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इस पूरे प्रोसेस को बोल दिया जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको बोल दिया जाता है। क्लियर हुआ? अब ये हो गई इसके क्वांटम थ्योरी जो बोर्ड ने अप्लाई की रदरफोर्ड के मॉडल में, जो जो उसने मॉडिफिकेशन की। क्लियर हुआ? अब आगे देखो, इसमें बोर्ड ने ये सब कुछ समझाने के बाद अपनी इस थ्योरी को अप्लाई किया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे। ठीक है, किस पे अप्लाई किया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अब देखो हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2। अब इसमें जब आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखोगे ना, तो वो हाइड्रोजन के बराबर ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो तो ये हाइड्रोजन के बराबर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इसमें भी सेम केस है। ठीक है, इसलिए इन्हें हाइड्रोजन लाइक एटम भी बोल दिया जाता है। तो इन एटम्स, एक तो हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा, हाइड्रोजन की बात तो यहाँ पे होगी ही होगी। ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं। और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की भी एनर्जी बोर्ड ने बताई थी अपने मॉडल से। ठीक है, तो बोर्ड ने क्या बोला कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और न्यूक्लियस और इनके बीच में इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है।
ठीक है। और हमें पता है सर्कुलर ऑर्बिट में जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट था, इसीलिए तो हमने एंगुलर मोमेंटम की यहाँ पे बात की थी। हमने ऊपर एंगुलर मोमेंटम अभी पढ़ा था। तो अगर कोई और भी, अभी यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम हम देखते हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होते हैं यहाँ पे, वो क्या होते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रुकता है, स्टे करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू फोर्सेस बैलेंस ईच अदर। दूसरा कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस की हेल्प से, अब देखो इसका जो एनर्जी कैलकुलेट होती है इसका पूरा डेरिवेशन होता है। तो आपके सिलेबस में ये बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है कि नो डेरिवेशन, हमें डायरेक्ट स्टेट में, सॉरी, जो इसकी इक्वेशन आती है लास्ट में निकल के एनर्जी की, वो लिखनी है। तो मैं आपको सिंपली यही बताऊंगी कि यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू आती है उसको यूज करके इनकी एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है। तो उस एनर्जी की जो डायरेक्ट वैल्यू आती है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब देखो यहाँ पे चार्ज ऑन न्यूक्लियस की अगर बात करें, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है चार्ज की, अगर हम सेंट्रीफ्यूगल की बात करें, इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन की बात करें, तो वहाँ पे चार्ज की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम ZE से डिनोट करते हैं। और अगर Z की वैल्यू हम H के लिए बात करें 1 होती है, हीलियम के लिए बात करें तो Z की वैल्यू 2 हो जाती है, लिथियम के लिए बात करें तो 3 हो जाती है। ठीक है, और एनर्जी जो निकल कर आती है इनके लिए वो होती है 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर z स्क्वायर me4। ये वैल्यू निकल कर आती है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की एनर्जी की वैल्यू बाय बोर्स मॉडल ऑफ एटम, एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर। ठीक है, ये एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे निकल कर आती है। यहाँ पे ये जो टर्म्स दे रखे हैं ये सब मैंने आपको बताई हुई है क्या है। देखो पाई तो कांस्टेंट है, जेड जो है वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा है, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ एटम्स है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोर मॉडल ऑफ एटम। अब बोर मॉडल जब एटम का हो गया उसके बाद इसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं, तो इसकी लिमिटेशंस हम डिस्कस करते हैं। Limitations of Bohr atomic model. First, it violates the Heisenberg uncertainty principle, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो ये इसको वायलेट कैसे करता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली, हम दोनों को एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, समझ रहे हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को हम प्रिसाइजली एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। अब आप एक चीज़ देखो, बोर मॉडल में हमें ऑर्बिट भी पता था किस ऑर्बिट में जा रहा है, तो हमें पोजीशन पता चल गई और हमें वहाँ पे रेडियस भी पता थी। ठीक है, तो हमें वहाँ पे पोजीशन मोमेंटम दोनों पता चल रहे हैं।
और जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो इसलिए ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करता है। समझ आया? सेकेंड पॉइंट, इट इज only applicable to some smaller atoms only. But it completely fails to predict the energy of large atoms. हमने भी अभी देखा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की ही ये एनर्जी को बता पाया। लार्जर एटम्स की जो एनर्जी थी उसके लिए जो इसने अपना प्रिडिक्शन किया था ना, वो उस पर सेटिस्फाई हुआ ही नहीं, उसकी एनर्जी इससे कैलकुलेट नहीं हो पाई। ठीक है। थर्ड पॉइंट, it does not explain Zeeman effect and Stark effect। इन दोनों इफेक्ट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ज़ीमैन इफेक्ट होता है splitting of spectral lines in the presence of magnetic field। Stark effect होता है splitting of spectral lines in the presence of electric field। यहाँ पे लिख रही हूँ splitting of spectral lines in magnetic field। ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ सेम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो ये हो गई इसकी लिमिटेशंस। तो ये थ्योरी कुछ सिर्फ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की ही एनर्जी को बता पाई, लार्जर मॉलिक्यूल्स के लिए इसकी जो थ्योरी थी वो एप्लीकेबल नहीं हुई। तो आज हमने दो थ्योरीज कंप्लीट की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बोर्स मॉडल ऑफ एटम। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।